अब तक हम एक ऐसे साम्राज्य की परतें खोल चुके हैं जिसका नाम शायद आपने कभी इतिहास की किताब में बस एक बार पढ़ा हो, लेकिन जिसकी छाया आज भी हमारी संस्कृति, कला और सोच में जिंदा है। हमने जाना कि ये लोग कहाँ से आए, क्यों निकले अपने घर से और कैसे धीरे धीरे लड़ते भिड़ते भारत की जमीन तक पहुंचे। हमने उनके राजा देखे, कुजुला, विमा और कनिष्क जैसे नाम, जिनकी कहानियां कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस में दब चुकी हैं, लेकिन मिट नहीं पाई। अब बारी है जानने की कब और कैसे उन्होंने एक छोटे से जनजातीय समूह से एक सुपर पावर एम्पायर बनने का सफर तय किया। और सबसे बड़ा सवाल, वो कौन सा पल था जब हिस्ट्री ने उन्हें सिर्फ एक ट्राइब नहीं बल्कि एक टर्निंग पॉइंट बना दिया। चलो अब इसी सफर को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। पेशावर के नाम से जानते हैं। यह शहर स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि यह सिल्क रूट के रास्ते पर था और सेंट्रल एशिया को इंडिया से जोड़ता था। इसलिए यहां से एम्पायर की कमान संभालना आसान था। दूसरी महत्वपूर्ण राजधानी थी मथुरा। मथुरा इंडिया के धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक थी, इसलिए कुशन रूलर्स ने इसे भी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का हब बनाया। मथुरा से उन्हें इंडिया के अंदरूनी हिस्सों पर बेहतर नियंत्रण मिला। अब बात करते हैं उनकी टेरिटरी की, यानी उस इलाके की जहां कुशन साम्राज्य का राज था। उनका नियंत्रण था आज के अफगानिस्तान से लेकर गंगा घाटी तक, मतलब पश्चिम में बैक्ट्रिया, आज का अफगानिस्तान का हिस्सा, और पूर्व में गंगा नदी के मैदान। ये काफी बड़ा और विविधतापूर्ण क्षेत्र था, पहाड़, मैदान और घाटी सब शामिल। सबसे खास बात यह कि कुषाण साम्राज्य का शासन एक ऐसे इंपॉर्टेंट नेटवर्क पर था जिसे हम आज सिल्क रूट कहते हैं। यह व्यापार का वो रास्ता था जो चीन, मध्य एशिया, भारत और यूरोप को जोड़ता था। इस रास्ते पर बहुत से शहर थे जो व्यापार और संस्कृति के केंद्र बने, जैसे बागरम और टैक्सीला। बागरम जो अफगानिस्तान में था, कुषाण साम्राज्य का एक बड़ा मिलिट्री और ट्रेडिंग सेंटर था। वहीं टैक्सीला, जो आज के पाकिस्तान में है, एक प्रसिद्ध शिक्षा और सांस्कृतिक केंद्र था। यहां से ट्रेड, बुद्ध धर्म और कला का विस्तार होता था। तो कुल मिलाकर कुषाण साम्राज्य का शासन एक बड़ा, स्ट्रेटेजिक और कल्चरली रिच क्षेत्र था जिसने एशिया को जोड़ने में बहुत बड़ा रोल निभाया। मथुरा, जो उत्तर भारत में था, हिंदू धर्म के अलावा जैन और बौद्ध धर्म के लिए भी एक बड़ा केंद्र था। यहां से बहुत सारी मूर्तियां, मंदिर और रिलीजियस टेक्स्ट्स मिले हैं जो कुषाण समय की कला और स्पिरिचुअलिटी को दिखाते हैं। गांधार, जो आज के पाकिस्तान अफगानिस्तान के सीमा इलाके में था, कुषाण कला का दिल था। यहाँ की कला में ग्रीक, पर्शियन और इंडियन स्टाइल्स का अद्भुत मेल देखने को मिलता है, जिसे गंधरा आर्ट कहा जाता है। इस कला ने बौद्ध धर्म के चित्रण में एक नया और बहुत ही खूबसूरत रूप दिया। अब बात करते हैं कि कुषाण साम्राज्य का दायरा हम कैसे समझते हैं। इसके लिए हमारे पास मुख्य सोर्सेज हैं सिक्के, कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस। कुषाण के सोने और तांबे के सिक्कों पर अलग अलग देवताओं के चित्र होते थे, जैसे भगवान शिव, बुद्ध और जरूर कुछ ग्रीक देवता भी। यह दिखाता है कि वे एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी थे और साथ ही उनकी रीच भी बहुत बड़ी थी। इंस्क्रिप्शंस में हमने कुषाण शासकों के नाम, उनकी विजय और शासन की सीमाओं के बारे में जानकारी पाई है। ये इंस्क्रिप्शंस अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के अलग अलग हिस्सों में मिले हैं, जो बताते हैं कि उनका प्रभाव कितना दूर तक था। इसलिए सिक्कों और लिखित दस्तावेजों से साफ पता चलता है कि कुषाण साम्राज्य एक बड़ा, विस्तृत और विविधतापूर्ण साम्राज्य था, जो सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं था बल्कि कई क्षेत्रों को जोड़े हुए था। भारत उस समय दुनिया के सबसे अमीर इलाकों में गिना जाता था। यहाँ की खेतियां, सोना, मसाले और सबसे खास हाईली स्किल्ड आर्टिजन्स ने पूरे एशिया में भारत की रेप्यूटेशन बना रखी थी। सोचिए, एक ऐसा देश जहां किसान खाने लायक सरप्लस अनाज उगा रहे थे, जहां सोने के सिक्कों से बाजार चमकते थे, जहां के कपड़े, धातु और मूर्तियों की डिमांड चीन से लेकर रोमन एम्पायर तक थी। तो क्या कोई एम्बिशियस पावर इसे इग्नोर कर सकती थी? अब दूसरी बड़ी वजह थी पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन। इंडिया उस वक्त एक यूनाइटेड एम्पायर नहीं था। छोटे छोटे राजाओं के किंगडम थे जो आपस में लड़ते रहते थे, और जब कोई बाहरी ताकत ऐसी स्थिति देखती है तो उसे यही लगता है डिवाइड एंड रूल का परफेक्ट मौका। कुषाण रूलर्स ने यही किया। उन्होंने पहले बॉर्डर रीजन्स जैसे बैक्ट्रिया और काबुल वैली को अपने कंट्रोल में लिया, फिर धीरे धीरे इंडिया के अंदर घुसे क्योंकि रेजिस्टेंस कमजोर था और पॉलिटिकल यूनिटी लगभग नॉन एग्जिस्टेंट। और तीसरी वजह, जो थोड़ी कम ऑब्वियस है लेकिन सबसे स्ट्रेटेजिक थी,
ट्रेड नेटवर्क को कंट्रोल करना। कुशान एम्पायर के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि वो चाइना, इंडिया, रोम के बीच चल रहे सिल्क, स्पाइसेस और लग्जरी गुड्स के व्यापार को डोमिनेट करना चाहते थे। सिल्क रूट से आने जाने वाले हर व्यापारी से टैक्स वसूलना, स्ट्रेटेजिक ट्रेड सिटीज जैसे टैक्सीला, मथुरा और बैग्राम को कंट्रोल करना, ये उनकी एम्पायर बिल्डिंग स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। तो बेसिकली उनका भारत पर आना सिर्फ कॉन्क्वेस्ट नहीं था, बल्कि एक कैलकुलेटेड मूव थी, धन, सत्ता और कंट्रोल के लिए, और उन्होंने ये सब काफी हद तक हासिल भी किया, जहां वो अपना नाम और लेगेसी बना सकें। और इसके लिए उन्होंने भारत की स्पिरिचुअल डेप्थ और वैचारिक रिचनेस को भी समझा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बुद्धिज्म। भारत में उस समय बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फैल रहा था, खासकर ट्रेड रूट्स और अर्बन सेंटर्स में, और कुशन रूलर्स, खासकर कनिष्क, ने इसे एक अवसर की तरह देखा। उन्होंने बौद्ध धर्म को एक्टिवली सपोर्ट किया, उसके सीक्रेट सेंटर्स को पैट्रोनेज दिया, जैसे टैक्सीला, नालंदा, मथुरा और खास तौर पर गंधारा, जहां बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज और स्टूपस बनाए गए, स्कॉलर्स को स्पॉन्सरशिप दी गई और काउंसिल्स तक आयोजित की गई, जिससे बौद्ध धर्म की रीच सेंट्रल एशिया और चाइना तक फैल गई। अब यह सिर्फ धार्मिक कदम नहीं था, ये एक सॉफ्ट पावर स्ट्रैटेजी थी, जिससे उन्हें भारतीय जनता में एक्सेप्टेबिलिटी मिली और साथ ही उनके एम्पायर को एक मॉरल और फिलोसॉफिकल फाउंडेशन भी मिला। इसके अलावा भारत एक कल्चरली रिच और वैभवशाली भूमि थी, जहां शासन करना एक प्रेस्टीज मैटर था। जैसे आज कोई वर्ल्ड लीडर यूएन में स्पीच देना चाहता है, वैसे ही उस समय रूलर्स चाहते थे कि उनका कंट्रोल भारत जैसे प्रतिष्ठित रीजन पर हो, क्योंकि यहां राज करना मतलब था मैं सिर्फ जीतता नहीं, मैं सिविलाइजेशन को शेप करता हूं। और सबसे जरूरी बात, कुशन्स को एक स्टेबल बेस चाहिए था। सेंट्रल एशिया की घुमंतू लाइफ, कॉन्फ्लिक्ट्स और क्लाइमेट से निकलकर उन्हें ऐसी जमीन चाहिए थी जहां एग्रीकल्चर भी हो, ट्रेड भी हो और एक ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन भी बनाया जा सके। भारत ने उन्हें ये सब दिया, तो आखिरकार भारत पर उनका आक्रमण कोई रैंडम इन्वेजन नहीं था। ये एक सोची समझी लेयर्ड स्ट्रैटेजी थी, जहां धर्म, सत्ता, संस्कृति और भूगोल सब आपस में जुड़ते हैं। कुशन एम्पायर का स्ट्रक्चर कोई लूजली हेल्ड ट्राइबल सिस्टम नहीं था। उन्हें अच्छी तरह समझ था कि इतने बड़े इलाके पर राज करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन जरूरी है। इसलिए उन्होंने राजधानी से लेकर रिमोट इलाकों तक एक हायरार्किकल सिस्टम डेवलप किया, जहां सबसे ऊपर था राजा और उसके नीचे थे प्रांतीय गवर्नर, लोकल सेटअप्स, टैक्स कलेक्टर्स और मिलिट्री हेड्स। हर रीजन को स्ट्रेटेजिकली असाइन किया गया ताकि लॉ, ऑर्डर और टैक्स कलेक्शन सही तरीके से हो सके। ये स्ट्रक्चर कुछ मौर्यन एम्पायर की याद दिलाता है, लेकिन कुशन्स ने इसमें अपना टच भी जोड़ा, जैसे ट्रेड सिटीज को स्पेशल स्टेटस देना और मिलिट्री आउटपोस्ट्स को रिलीजियस सेंटर्स के पास सेट करना, ताकि स्टेबिलिटी और लॉयल्टी दोनों मेंटेन रहे। अब एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आता है उनका एक बहुत स्मार्ट और मॉडर्न तरीका, लैंग्वेज पॉलिसी। कुशन रूलर्स समझते थे कि एक ही भाषा थोपने से एम्पायर नहीं चलता, इसलिए उन्होंने अपनाई बहुभाषिक नीति। उनके इंस्क्रिप्शंस ग्रीक में भी मिलते हैं, स्पेशली इन द वेस्ट, बैक्ट्रियन में भी, जो उनका ओरिजिनल सेंट्रल एशियन टंग थी, और जैसे जैसे उनका इन्फ्लुएंस इंडिया में गहरा हुआ, वो संस्कृत को भी अपनाने लगे, स्पेशली रिलीजियस और फिलोसॉफिकल इंस्क्रिप्शंस में। ये स्ट्रैटेजी ब्रिलियंट थी, क्योंकि इससे लोकल लोगों को लगता था कि ये हमसे अलग नहीं है, और बाहर के ट्रेडर्स को लगता था कि यहाँ बिजनेस फ्रेंडली माहौल है। और फिर आता है एक ऐसा पॉइंट जो उन्हें दूसरे इन्वेडर्स से अलग बनाता है, रिलीजियस टॉलरेंस। कुशन्स ने सिर्फ एक रिलीजन को नहीं अपनाया, बल्कि उन्होंने हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म तीनों को सपोर्ट किया। आप उनके कॉइन्स देखिए, कभी शिवा की मूर्ति होती है, कभी बुद्धा की, और कभी पर्शियन गॉड मिथ्रा की। ये सिर्फ डिस्प्ले नहीं था, ये मैसेज था, हम सबके राजा हैं, हम धर्म से नहीं, व्यवस्था और विकास से राज करते हैं।